नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और साल जरूर बदला है, लेकिन पाठशाला का अंदाज नहीं बदला है। तो इस साल भी उसी तरीके से पाठशाला चलती रहेगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में आपके लिए कौन कौन सा चैप्टर लेकर आया हूं। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पीएम मोदी के लिए क्या है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका बड़ा इंपैक्ट है। नोटबंदी पर वो बड़ी जानकारी आपको दूंगा जो कोर्ट के फैसले में भी नहीं है, वो जानकारी भी आपको बताऊंगा। नोटबंदी के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट से आया, वो कंप्लीट क्लास लेकर आया हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इस देश में घुमाने फिराने वाले बहुत घूम रहे हैं। इसके अलावा मोदी को तानाशाह बताने वालों को 100 करोड़ गौरैया चिड़िया जवाब देगी। 100 करोड़ गौरैया, वो छोटी सी चिड़िया जो है, वो जवाब देगी उन लोगों को जो नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं। आज से 60 साल पहले पूरा चीन थाली क्यों पीट रहा था, इसके बारे में भी बताऊंगा। और फिर वो मंदिर जहां 120 किलो सोने की चादर चढ़ रही है, क्यों, उसका चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान हुई लड़की की मौत के मामले में दिल्ली में आज जोरदार प्रदर्शन हुआ है। सुल्तानपुरी में गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान भीड़ ने दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और तय समय के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान शनिवार को कार सवार युवकों ने एक स्कूटी को टक्कर मारी और उसके बाद स्कूटी चला रही लड़की कार में फंस गई। कार चालकों ने गाड़ी नहीं रोकी और लगभग 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते रहे और इस दौरान वो लड़की भी गाड़ी के साथ घिसटती चली गई, जिससे लड़की की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार सवार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या और हादसा दोनों के एंगल से मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने हिंदू परिवारों को निशाना बनाया है। रविवार को राजौरी में हुए आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग घायल हुए थे। राजौरी में राम मंदिर के पास ढांगरी में रविवार को आतंकियों ने अचानक भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने हिंदू परिवार के घरों को खासतौर पर निशाना बनाया। इसके बाद आज उसी इलाके में आईडी ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि धमाके में 6 लोग घायल हो गए। तुनिशा सुसाइड केस जो है, अब 2 परिवारों की लड़ाई बनता जा रहा है। तुनिशा के परिवार के आरोपों पर अब आरोपी शिजान के परिवार वालों ने जवाब दिया है। आज शिजान के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर आरोप का जवाब दिया। शिजान के परिवार वालों का कहना है कि तुनिशा की मां और उसके मामा संजीव कौशल तुनिशा को कंट्रोल करते थे। तुनिशा अपने ही पैसों के लिए अपनी मां के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। शिजान के परिवार ने तो यहां तक कह दिया कि संजीव कौशल के उकसाने पर एक बार तुनिशा की मां ने तुनिशा का गला दबाने की भी कोशिश की थी। क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही है। हादसे के बाद ऋषभ पंत ने कहा था कि झपकी लगने के कारण हादसा हो गया। भाई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत से मुलाकात के बाद कहा कि सड़क पर गड्ढा आ गया था, जिससे बचने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इस मामले में एनएचएआई ने कहा कि हाईवे पर रजवाहा नहर की वजह से अक्सर पानी आ जाता है, जिसके कारण पैचवर्क होता रहता है। सड़क पर गड्ढा नहीं है और हादसे के बाद गड्ढा भरने की बात भी सही नहीं है। एनएचएआई ने हादसे के बाद हाईवे पर जो डैमेज हुआ था उसे ठीक किया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें नोटबंदी पर उस बड़ी जानकारी का चैप्टर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नहीं है। और आपको बताएंगे कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो आपको बताया नहीं क्या। ये नोटबंदी के फैसले पर वो कंप्लीट क्लास है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जिस नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब माहौल बनाया गया था, याद होगा आपको, बहुत उस वक्त हंगामा हुआ और इसे सुप्रीम कोर्ट तक खींचा गया। जिस फैसले के बारे में कहा गया, नोटबंदी के फैसले में के बारे में यही ना कहा गया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, एक दिन मूड में आया, रातों रात नोट बदलने का फैसला कर दिया, किसी से पूछे नहीं, किसी से सलाह नहीं लिए, वगैरह वगैरह। पूरा जो इकोसिस्टम वगैरह जो है वो इसी बात को लेकर एक्टिव था कि इससे साबित कर दो कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। वो किसी से पूछते नहीं है, आरबीआई से नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, किसी को बताया नहीं, चुपचाप सब कर दिया।
हालांकि इस पे कहा गया कि भाई नोटबंदी बता के थोड़ी होती है, फिर भी माहौल बना, कोर्ट चले गए। हालांकि जो आरोप लगे नोटबंदी के फैसले पर, उस पर जनता की अदालत से फैसला तो 2019 में ही आ गया था। जनता ने क्लीन चिट दे दी, तभी तो नरेंद्र मोदी को और बड़ा मैंडेट मिला 2014 के मुकाबले। अगर जनता नोटबंदी के फैसले से पर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होती तो 2019 थोड़ी जीतते, लेकिन जनता की अदालत से फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी था, जो आज आ गया, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा था, जो पिछले 6 साल से चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर ध्वस्त हो गया। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया। कोई छोटी मोटी बेंच नहीं थी, 5 सदस्यों की बेंच थी। ऐसा नहीं कि किसी एक जज ने, 2 जज ने फैसला सुना दिया। 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया, और 5 जजेस में से 4 जज ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। सिर्फ एक जज, जस्टिस BV नागरत्ना ने फैसले से असहमति जताई। तो 5 में से 4 नोटबंदी की तरफ गया जजेस का फैसला, एक उसके विपक्ष में गया। लेकिन आपको माहौल बनाकर ऐसे बताया जाएगा कि वही एक ने ठीक कहा, बाकी 4 ने तो जो कहा उसका कोई मतलब नहीं। जबकि 5 में 4 जो फैसला दे रहे हैं उसी को ना माना जाएगा भाई। खैर, ये चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच में जस्टिस S.A. नजीर शामिल थे, जस्टिस B.R. गवई शामिल थे, जस्टिस A.S. बोपन्ना शामिल थे, जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम शामिल थे, और जस्टिस B.V. नागरत्ना थे। ये 5 जज थे, और इन 5 जजेस को कोई सरकार नहीं चुनती। ये जो जजेस की बेंच बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट में तय होता है चीफ जज। कोई गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार और RBI के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। इसलिए 8 नवंबर 2016 को जारी नोटबंदी से जुड़ी अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं। यानी पहली बात तो जो कोर्ट के फैसले से साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, अपने मूड में आया और नोटबंदी कर दी, ऐसा नहीं था। बाकायदा सरकार और RBI के बीच चर्चा हुई थी और इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई। बेंच ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से पहले 6 महीने तक RBI और केंद्र के बीच चर्चा हो रही थी। बॉस, 6 महीने। तो जो लोग कह रहे थे कि रातों रात नरेंद्र मोदी ने मूड में आया और नोट बंद कर दिया, 6 महीने चर्चा चली RBI से। इससे ये सब समझिएगा तो आपको सब पता चलेगा कि इस देश में कैसे माहौल और एजेंडा बनाया जाता है। किसी से पूछे नहीं कर दिया, 6 महीने चर्चा चली। और कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए यही प्रक्रिया सही है। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने मनमाना फैसला लिया। कोर्ट कह रहा है हम मानते हैं कि नोटबंदी अनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। 8 नवंबर 2016 को बड़े नोटों को स्क्रैप करने का जो फैसला लिया गया, उसे अतार्किक नहीं कहा जा सकता। यानी कोर्ट ने भी कहा कि यह अतार्किक फैसला नहीं था, उसके पीछे वजहें थी और उन वजहों को देखते हुए फैसला लिया गया। नोटबंदी के फैसले और फैसले के उद्देश्य के बीच में उचित संबंध है। यह मायने नहीं रखता कि इस फैसले के पीछे जो मकसद था वो हासिल हुआ या नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि जो वजह बताकर नोटबंदी का फैसला लिया गया, वो वजह फैसले से मेल खाती है या नहीं खाती है। फैसला कुछ और लिया गया, जमीन पर कुछ और हुआ, यह इररिलेवेंट है। क्योंकि जमीन पर क्या हुआ यह तय करने के लिए तो पब्लिक है ना। पब्लिक ने तो 2019 में वर्डिक्ट दे दिया। कोर्ट का काम था कि भाई फैसला ठीक से लिया गया या नहीं, कानूनी पक्ष देखने का काम था। कोर्ट ने कहा वो हम देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आया नहीं आया ये तो पब्लिक को देखना है। और कोर्ट उसमें कैसे घुस सकता है भाई? ये कोर्ट ने कहा। नोट बदलने के लिए 52 दिनों के पीरियड को अतार्किक नहीं माना गया, क्योंकि एक तर्क यह भी था कि अरे समय ही नहीं दिए, नोट बदलने नहीं दिए। 52 दिन मिला था, तो कोर्ट ने कहा यह कोई छोटा मोटा समय नहीं है। नोटबंदी के फैसले को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया। भाई केंद्र सरकार ने भी RBI से चर्चा की ना, RBI ने मना किया फिर भी कर दिया, ऐसा तो नहीं था। तो केंद्र सरकार की तरफ से चर्चा आई, इसलिए उसको गलत मान लिया जाए, ये ठीक नहीं है, ये जजेस ने कह दिया। आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा। कोर्ट अपने विवेक से कार्यपालिका के विवेक का स्थान नहीं ले सकता। RBI एक्ट के सेक्शन 26 के सब सेक्शन 2 के तहत केंद्र के पास यह शक्ति है कि वो किसी भी सीरीज के नोट पर बैन लगा सकता है। इस सब सेक्शन का इस्तेमाल सभी सीरीज की करेंसी पर रोक के लिए किया जा सकता है। तो ये 4 जजेस ने बकायदा एक एक बात बताई कि क्यों वो कह रहे हैं कि यह फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं के पक्ष में दलीलें सुनी, RBI की दलीलें सुनी, सरकार की दलीलें सुनी और तब जाकर बहुमत से यह फैसला दिया 4-1।
और कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं थी। नोटबंदी के पक्ष में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी थी, आपको वो भी जानना चाहिए, क्योंकि जब केंद्र से पूछा गया तो केंद्र को तो कोर्ट में जवाब देना था, तो वहां दिया। 8 पॉइंट के जरिए आपको बताता हूं कि केंद्र ने वहां क्या क्या जवाब दिया। पहला पॉइंट कहा गया कि 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ गंभीर चर्चा और मंथन किया गया था। नोटबंदी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी, यानी पूरी तैयारी के बाद हुआ था, आनन फानन में नहीं हुआ। सबसे चर्चा करके हुआ था, एक आदमी का निर्णय नहीं था, और इसके लिए बाकायदा सबूत दिए गए कोर्ट के अंदर। दूसरा पॉइंट, नोटबंदी एक आर्थिक नीति का फैसला था जो संसद द्वारा बनाए गए आरबीआई एक्ट 1934 में प्रदान की गई शक्तियों के तहत लिया गया था। तीसरा पॉइंट, केंद्र ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी की सिफारिश को लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था बाकायदा। सिफारिश और ड्राफ्ट पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से विचार किया था और उसी के आधार पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि संबंधित करेंसी नोट बंद हो जाएंगे। यानी प्रस्ताव केंद्र की तरफ से आया, आरबीआई से बाकायदा चर्चा हुई, कैसे करना यह आरबीआई ने बता कर दिया, और उस पर चर्चा करने के बाद नोटबंदी हुई। रातों रात नहीं हुई बॉस। सरकार ने कहा कि 500 और 1000 के करेंसी नोट को बंद करने का इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर सिर्फ कुछ समय के लिए क्षणिक था। सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में वास्तविक विकास दर 8.2% थी और वित्त वर्ष 2017-18 में विकास दर 6.8% थी, जो कोरोना से पहले एक दशक की विकास दर 6.6% से ज्यादा थी। छठा पॉइंट, सरकार ने कहा कि कुछ लेन देन जैसे बस, ट्रेन और हवाई जहाज का टिकट, सरकारी अस्पताल में इलाज, एलपीजी सिलेंडर की खरीद में नोटबंदी से छूट दी गई थी। यानी इन लेन देन में पुराने नोट प्रयोग हो सकते थे। पब्लिक को पूरा मौका दिया गया, यह भी केंद्र ने अपनी तरफ से बताया। सरकार ने बताया कि 9 नवंबर और 30 दिसंबर 2016 के बीच बैंक खाते में जमा की गई रकम पर आयकर विभाग ने नजर रखी और इस दौरान बेहिसाब अनअकाउंटेड इनकम का पता चला। 8वां पॉइंट सरकार की तरफ से दिया गया कि इस दौरान उसकी प्राथमिकताएं क्या थी, जैसे फेक करेंसी, नकली नोट, काला धन और विध्वंसक गतिविधियों की फाइनेंसिंग रोकना, फॉर्मल सेक्टर का विस्तार करना, लेन देन को डिजिटलाइजेशन, टैक्स का दायरा बढ़ाना। यह सब सरकार की आर्थिक नीति के एजेंडे पर टॉप पर थी और इसीलिए यह सब बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ऐसे ही हवा में लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे एक सोच थी। जो लोग मोदी विरोध की वजह से नोटबंदी के फैसले का विरोध करते रहे और राजनीतिक एजेंडा चलाते रहे, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि नोटबंदी के 1 साल के अंदर क्या हुआ था। आपको इसका आंकड़ा बताता हूं। ये आंकड़ा आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इसका क्या इंपैक्ट है वो मैं नहीं देख रहा। कायदे से हुआ था, नियम से हुआ था, ये हम देख रहे हैं और वो ठीक है। नोटबंदी 1 साल में इंपैक्ट क्या रहा वो आपको बताता हूं। जो लोग कहते हैं कि क्या हुआ नोटबंदी से, 1 साल, नोटबंदी के ठीक 1 साल, कश्मीर, पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी 75% घट गई 1 साल के अंदर। ये अपने आप हो गया। पत्थरबाजों को लगा कि यार छोड़ देते हैं, अब मूड नहीं आ रहा, अब पत्थर नहीं फेंकेंगे। नोटबंदी के 1 साल के अंदर 75% पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई थी। और आज की डेट में आपको 6 साल हो गए नोटबंदी के, आपको कश्मीर से विजुअल्स आते हैं? याद कीजिए कैसे कैसे विजुअल आते थे। पत्थर चल रहा है, सेना की गाड़ी पे चल रहा है, क्या क्या तमाशा होता था, सब बंद हो गया। 1 साल के अंदर जो नक्सल हिंसा थी वो 20% कम हो गई, 20% कम हुई। कैसे हो गई? हवा में हो गई। नक्सलियों को पैसा कहां से आ रहा था? अगर आप आतंकी घटनाएं देखिए, आतंकी घटनाएं, और ये आतंकी घटनाएं देश के अंदर तो हो ही नहीं रही भाई, ये तो सिर्फ कश्मीर में ही रुक जा रही हैं। 2016 में 492 आतंकी घटनाएं हुई, 2022 में ये घटकर 280 हो चुकी है, 280, और उसमें भी कोई देश के अंदर नहीं आ पा रहा, उधर ही ठोक दिया जा रहा है उसको। जो नक्सल प्रभाव है, अगर इसको आप देखें, 2016 में
नक्सल प्रभाव 106 जिलों में था। आज की तारीख में यह नक्सल प्रभाव कितने जिलों में है? 2022 में 46 जिलों में रह गया है। 106 से घटकर मात्र 46 जिलों में नक्सल प्रभाव रह गया। तो जो कोशिश थी कि देश के अंदर जो देश को तबाह करना चाहते हैं और जो देश के बाहर से देश को तबाह करने के लिए पैसा और नोट भेज रहे हैं, वो नकली नोट रुके, नक्सलवाद रुके, आतंकी घटनाएं रुके, पत्थरबाजी रुके, वो तो % बढ़ गया, ऊपर चला गया और बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया। नोटबंदी से नकली नोटों पर लगाम लगी। नकली नोट का आंकड़ा देखिए। नकली नोट के लिए कहा जाता है कि 2016-17 में 7,26,000 पीस फेक करेंसी थी। 7.26 लाख पीस फेक करेंसी, इतने नोट थे। मतलब एक एक नोट तो 7 लाख करोड़ के नहीं कह रहा हूं, 7,26,000 नोट थे नकली। 2021-22 में ये घटकर कितने हो गए? ये मात्र 2 लाख रह गए, 2,30,000। तो नकली नोट भी कम हो गया। डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी हुई। 2016 में कैश लेनदेन 88% होता था। 88% कैश लेनदेन होता था, जो 2022 में घटकर 20% रह गया है और 2027 तक कैश लेनदेन घटकर 11.15% होने का अनुमान है। नोटबंदी के बड़े फायदों में यह भी है कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा। रिजर्व बैंक ने खुद माना कि नोटबंदी के बाद से जिस तरह से पूरा पैसा सिस्टम में आया, जो एक पैरेलल इकोनॉमी की वजह से अलग था, वो सब सिस्टम में जब आया तो उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ने में मदद मिली। एक उदाहरण के तौर पर आज की डेट में जीएसटी कलेक्शन को अगर आप देख लीजिए, दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी बढ़ गया है। जीएसटी कलेक्शन दिसंबर वो पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ा हुआ, 1.49 लाख करोड़ पिछले साल के मुकाबले। क्यों? डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, चीजें छुपती नहीं आज की डेट में, तो इसलिए वो भी सामने आ जाता है कि किस तरह से कौन कहां क्या खरीद रहा है। कल कुल डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स, ये आरबीआई कह रहा है कि 26% बढ़ गया है। आरबीआई कह रहा है, और अब बढ़कर 13,63,000 करोड़ हो गया डायरेक्ट टैक्स, जिसको आरबीआई खुद जोड़ रहा है नोटबंदी से कि नक्सलवाद कम हुआ, आतंकवाद कम हुआ, पत्थरबाजी कम हुई। साथ में जो डिजिटल पेमेंट बढ़ गया उस दौरान, उससे डायरेक्ट टैक्स बढ़ने लगा कलेक्शन और 26% बढ़ गया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 2016 में करीब 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते थे, 2017 में 7 करोड़ लोग कर रहे हैं। नोटबंदी की सबसे बड़ी क्रांति डिजिटल ट्रांजैक्शन में आई। पिछले साल अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने तो रिकॉर्ड बनाया था। अक्टूबर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू की यूपीआई ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, 12.11 लाख करोड़ की वैल्यू की। एक महीने का बता रहा हूं, ये अक्टूबर 2022 का बता रहा हूं। अक्टूबर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 12 लाख करोड़ से ज्यादा का। और कितने ट्रांजैक्शन हुए आपको पता है? ये तो अमाउंट 130 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, 730 करोड़ ट्रांजैक्शन। आप सोचिए इंडिया किस तरह से डिजिटलाइज हो चुका है। भाई आप राशन खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, सब यूपीआई से ना कर दे रहे हैं। और जब यूपीआई से कर रहे हैं तो किससे पैसा निकल रहा है, कहां जा रहा है, कुछ छुप ही नहीं सकता। नोटबंदी से पहले 80% में आपको बता रहा हूं आंकड़ा था कि सब नोट में चल रहा था। आज की डेट में आप देख रहे हैं 730 करोड़ ट्रांजैक्शन एक महीने में हो रहा है बॉस। और आप सोचिए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन 2013-14 में कितना था। 2013-14 में जो आपको बता रहा हूं, ये अभी एक महीने में 730 करोड़ ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। पूरे साल में 127 करोड़ ट्रांजैक्शन होता था। पूरे साल में
पूरे साल में लोग मोबाइल वगैरह से जो यूपीआई पेमेंट करते थे 127 करोड़ ट्रांजैक्शन होता था। आज एक महीने में 730 करोड़ ट्रांजैक्शन था। मतलब तब यूपीआई नहीं था, ऐप वगैरह से जो कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए एक साल में क्या होता था और अब एक महीने में क्या हो रहा है। और लोग पूछते नोटबंदी से क्या हुआ। अब जब इतनी नजर में के सामने सब होगा तो देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा ना। कहां चोरी हो सकती है। यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के किसी बड़े फैसले को कानूनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ऐसा कई बार हुआ है। जब पीएम मोदी को चुनावी मैदान में मात नहीं दे पाए तो मामले कोर्ट में लेकर चले गए, सरकार को कोर्ट में घसीट लिया। लेकिन कोर्ट में विपक्ष यह साबित करने में नाकाम रहता है कि सरकार ने कोई फैसला लेने में तय प्रक्रिया का पालन न किया हो या कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी। और मैं आपको उदाहरण से याद दिलाता हूं, ये एक पैटर्न बना दिया इन लोगों ने कि नहीं यहां पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, काम करते कोर्ट लेके चलते हैं। अच्छा, गलती क्या करते हैं, कोर्ट ले जाओगे तो कोर्ट में तो फैक्ट पे ही ना बात होगी, और फैक्ट पे बात होगी तो वहां तो और आप खा के आओगे वापस। जैसे राफेल में क्लीन चिट मिल गई। अब आप बताओ इससे क्या फायदा हुआ। आपका तो नुकसान ही हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ गया। पेगासस बोले जासूसी हो रही है, जासूसी हो रही है, क्या मिला, कुछ साबित नहीं हुआ। कोर्ट से फैसला आ गया कि भाई कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने आरोप लगाया उनमें से अपना मोबाइल भी देने वाले नहीं थे। 370 इसको कोर्ट ले गए, ले जाइए कोर्ट, आपकी छीछालेदर हो रही है। आर्थिक आरक्षण इसको भी कोर्ट ले गए, आर्थिक आरक्षण यह भी संवैधानिक निकल आया। अब बताइए, और अब नोटबंदी को लेके गए कि भाई नोटबंदी जो है वो गलत थी, ये सही साबित हो गई। तो इससे नरेंद्र मोदी का ही फायदा कर रहे हैं आप। ये जो नई नोटबंदी जो है वो सही साबित हो गई, इससे भी नरेंद्र मोदी का ही फायदा है। आप जितना ये कर रहे हैं, जितना कोर्ट ले जाकर ये सब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बाहरी माहौल बनाते, पॉलिटिकल माहौल की गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया रह जाते, आप कोर्ट ले गए, वहां उन्होंने सारा डेटा दे दिया, सब दे दिया, वहां से फैसला आ गया। अब वो लेके घूम रहे हैं सर्टिफिकेट की, देखो ये लोग हमको फंसा रहे थे, हमने तो सब सही किया। आप उनको तानाशाह बताना चाह रहे थे, यहां वो 6-6 महीने डिस्कशन करके फैसला ले रहे हैं, ये साबित हो गया। अब पब्लिक को कैसे बताइएगा कि ये आदमी तानाशाह है? कैसे बताइएगा कि ये देश का कानून नहीं मानता? कैसे बताइएगा कि ये देश के हित में फैसला नहीं करता? कैसे बताइएगा कि आप सही थे और ये गलत थे? कैसे बताइएगा कि इन्होंने जो है कोर्ट के अंदर जो है गलत जवाब दे दिया या सही जवाब दे दिया? ये सब कैसे भ्रम फैलाइएगा? 4-1 का जजमेंट है बॉस। लेकिन फिर भी जो लोग तानाशाह कहते हैं नरेंद्र मोदी को, उन्हें हमारा अगला चैप्टर देखना चाहिए। बीते कुछ सालों से यह फैशन सा बन गया है कि भारत की छवि को यह कहकर दुनिया में खराब करो कि भारत में तो फांसीवाद है, यहां तो हिटलर राज कर रहा है, भारत में तो तानाशाही है। ये चला जा रहा है पिछले 7-8 साल से प्रयास है कि माहौल बना दो कि यहां तो हिटलर है और यहां फांसीवाद चल रहा है, तानाशाही चल रही है। अच्छा, खासतौर पर वो लोग जो खुद के लिबरल होने का दावा करते हैं और वैचारिक तौर पर लेफ्ट के करीब हैं, वो लोग ऐसा प्रोपेगेंडा खूब करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तानाशाही असल में क्या होती है। भाई नोटबंदी में भी यही तमाशा किया कि एक तानाशाही भरा फैसला था, अपने मन से ले लिया, हो गया ध्वस्त, सारा एजेंडा ध्वस्त हो गया आज सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन असल की तानाशाही क्या होती है, आज मैं इन लोगों को दिखाता हूं, आपको भी दिखाता हूं, देखिए। और इसमें चीन के डिक्टेटर माओ की सनक का चैप्टर खोल रहा हूं, जिसने पूरे चीन को गोरैया मारने पर, वो जो चिड़िया होती है ना गोरैया छोटी वाली, उसको मारने के काम पर लगा दिया था। माओ का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। माओ जेडोंग चीन का शासक था जिसने चीन पर 27 साल राज किया था, एक दो बार नहीं, 27 साल। और सन 1958 में जब चीन में माओ को राज करते हुए 9 साल हो गए थे, तब उसने चीन को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के नाम पर गोरैया जो चिड़िया होती है ना, उसे मारने का अभियान चला दिया, यह बोलकर कि इससे देश जो है वो प्रगति करेगा। इसको कहते हैं तानाशाह। और उस तानाशाह की आज कहानी आपको सुनाता हूं, गोरैया मारने वाले तानाशाह की। गोरैया यानी स्पैरो, वो चिड़िया जिसकी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है, लोगों को कितने पसंद आती है, प्यारी चिड़िया जो इंसानी बस्ती के आसपास बड़े आराम से रहती है। लेकिन चीन के शासक माओ को गोरैया चीन की तरक्की के बीच आने वाली दुश्मन लगने लगी।
माओ ने पूरे चीन से गोरैया को खत्म करने का अभियान छेड़ दिया। अच्छा, इसकी वजह क्या थी ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले किया क्या ये सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा कि तानाशाह कैसा होता है। माओ का ऑर्डर मिलते ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग छोटी सी चिड़िया की जान के दुश्मन बन गए भाई। गली मोहल्ले में गोरैया के खात्मे के पोस्टर लगा दिए गए, मारो इसको। रेडियो बीजिंग के मुताबिक इस अभियान में करीब 30 लाख लोगों को उतार दिया गया। 30 लाख लोग चीन में मारने उतर गए गोरैया चिड़िया को। लोगों को बताया गया कि गोरैया को मारना कोई मामूली काम नहीं है भाई, बल्कि यह चीन को बचाने का युद्ध है और गोरैया को मारने वाले लोग मामूली लोग नहीं हैं, योद्धा हैं। चीन का शासक माओ लोगों को कैसे मूर्ख बनाता था आप देखिए। इसको कहते हैं तानाशाह। और वामपंथी जो हैं ये चीन चीन करते नहीं थकते। वो कह रहा है कि आप गोरैया मारोगे तो आप योद्धा हो जाओगे। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार बीजिंग पीपल्स डेली ने 5 मई 1958 को लिखा कि किसी भी योद्धा को तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ली जाती। मतलब वो कह रहा है कि जब तक सारे गोरैया न मार दो तब तक लड़ते रहो, योद्धा बता दिया सबको। और इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता से हिस्सा लेना चाहिए ताकि घटिया चिड़िया के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। वो मामूली सी गोरैया स्पैरो, उसको कह रहे घटिया चिड़िया। लेकिन माओ के वफादारों के सामने यह चुनौती थी कि वो गोरैया चिड़िया को मारेंगे कैसे, क्योंकि वो है छोटी सी लेकिन रफ्तार तो बहुत तेज, तब से यहां टप से वहां उड़ जाती है, जरा सी आहट पे फुर हो जाती है। इसके लिए एक अलग रणनीति बनाई भाई लोगों ने। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र, सरकारी कर्मचारी, घर के बुजुर्ग, महिलाएं टोली बनाकर सुबह सुबह सड़क पर निकलने लग गए। कुछ के हाथ में एयरगन होती थी, जिससे चिड़िया नहीं मारते, वो एयरगन ले लिया। कुछ लोग क्या करते थे, ड्रम, बर्तन, कोई डिब्बा या डंडी लेकर चलने लगे। चीन में घरों की छतों पर, पार्क में गोरैया मारो टोली जुटने लग गई। क्यों मार रहे थे ये अभी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए तमाशा चीन का, तानाशाही क्या होती है। ये लोग लगातार बर्तन और डिब्बे पीटते रहते थे, इतना शोर मचाते थे कि गोरैया लगातार उड़ने के लिए मजबूर हो जाए। यही इनकी रणनीति का हिस्सा था कि गोरैया को जहां देखो उसे बैठने ही मत दो, टन 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 बजाते रहो ताकि वो हड़बड़ा के उड़ने लगे। उसे लगातार उड़ने पर मजबूर कर दो ताकि बिना खाए पिए लगातार उड़ेगी तो थक जाएगी और थक कर मर जाएगी। यह स्ट्रैटेजी बनाया इन लोगों ने, क्योंकि इतनी गोरैया को कैसे मारते। तो गोरैया को अपने घोंसले में आराम करना होता है। उड़ने में उस नन्ही चिड़िया की ऊर्जा खत्म होती है, थक जाती है, ऐसे में इसे आराम चाहिए होता है। उड़ते रहना और खाना खोजना इस चिड़िया के लिए बहुत थकाऊ काम है, छोटी सी चिड़िया है ना, इसलिए यह तरीका काफी कारगर साबित हुआ। 2 साल के भीतर ही चीन में सर्वाधिक पाए जाने वाली यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। और यह वो दौर था जब चीन में गोरैया को मारने की सनक सवार हो गई। लोग गोरैया चिड़िया को मारने के नए नए तरीके निकालने लगे भाई। कई जगह उन लोगों ने क्या किया कि गोंद लगाकर बांस खड़ा कर दिया कि गोरैया उड़ते उड़ते आएगी, उस पर चिपक कर बैठ जाएगी, फिर लोग उसे मार देते थे क्योंकि गोंद लगा हुआ, चिपक गई, उड़ नहीं पाई तो उसको मारने लगे। खेतों में स्क्वायर क्रॉस खड़े कर दिए गए। गोरैया अनाज के लिए खेतों के आसपास भी नहीं भटक पाती थी तो भूख से मर जाती। गुलेल से निशाना बनाकर गोरैया को मारा जाने लगा। अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं क्योंकि एक तानाशाह ने कह दिया माओ ने कि मारो गोरैया को, ये चीन के लिए खतरा है। ये पार्क में देखिए कैसे लोग जो हैं शोर मचा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे लोग खड़े होकर गोरैया मार रहे हैं। कायदे से तो इतने प्रिय हैं कि इनको मक्खी मारना चाहिए था, लेकिन ये गोरैया मार रहे हैं। देख रहे हैं कोई भोंपू बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। हमारे यहां लोगों को कोरोना के संकट काल में प्रोत्साहित करने के लिए 2 मिनट के लिए थाली बजवा दिए तो इतना तमाशा हुआ। देखिए तमाशा किसको कहते हैं बॉस, ऐसे मार रहे, देखिए उठा उठा के गोरैया को डाल रहे हैं। गोरैया को मारने के लिए बंदूकधारियों की फौज उतार दी गई। ये लोग लगातार गोरैया पर निशाना बनाते, सबसे ज्यादा गोरैया मारने वालों को इनासी काम में जुट जाते। छोटे छोटे गांव में भी 80-85 हजार स्क्वायर क्रॉस लगा दिए गए थे। पक्षियों का खेतों के आसपास भटकना बंद हो गया। गोरैया के घोंसले नष्ट कर दिए गए, अंडों को नष्ट कर दिया गया, नवजात चिड़िया को मार दिया गया। मशहूर टाइम पत्रिका ने मई 1958 के अपने अंक में चीन के इस क्रूर और पागलपन से भरे अभियान का जिक्र किया। पत्रिका ने रेड चाइना डेथ टू स्पैरो हेडलाइन दी थी। चीन में तब गोरैया को मारने की कितनी सनक थी, इससे जुड़ा एक और किस्सा आपको बताता हूं। चीन के सनकियों से बचने के लिए तब बीजिंग में सैकड़ों गोरैया चिड़ियों ने
पोलैंड दूतावास में शरण ले ली। अब वो क्या जाने कि ये दूतावास है, बेचारी चिड़िया क्या जानती है। उसको लगा कि यहां पे कोई नहीं आ रहा है, शांति है, यहां जाके बैठ जाते हैं। पोलैंड दूतावास में जाके बैठ गई। चाइनीज वहां भी आ गए, लेकिन पोलैंड के अधिकारियों ने उन्हें दूतावास में घुसने नहीं दिया कि नहीं तुम अंदर नहीं आओगे। इसके बाद बड़ी तादाद में ये लोग क्या किए कि ढोल नगाड़े के साथ दूतावास के बाहर जमा हो गए। 2 दिन गोरैया को लगातार उड़ने पर मजबूर करते रहे, ढोल लगा रहे। भाई दूतावास के अंदर नहीं घुसने दोगे, बाहर तो खड़े रहने दोगे, चीन है। तो बाहर से ही ड्रम बजाने लगे, वो बेचारी चिड़िया उड़ने लगी। 2 दिन उसको उड़ाते रहे, तो बेचारी गोरैया की जान दूतावास में भी नहीं बच पाई। फिर 2-3 दिन बाद दूतावास के अधिकारियों को दरवाजे खोलकर मरी गोरैया को बाहर फेंकना पड़ा। यह थी चीन की सनक, इसको कहते हैं तानाशाही की सनक। अब आपके मन में जो बड़ा सवाल है कि माओ चाहता क्यों था भाई कि इस मासूम सी चिड़िया गोरैया को मार दो, क्यों चाहता था, यह मैं अब आपको बता दूं। इसे समझने के लिए आपको उस दौर को समझना होगा। देखिए, ये वो दौर था जब चीन में माओ का डंका बजता था। माओ का सपना था कि चीन की जीडीपी अमेरिका से आगे निकल जाए। ऐसा करने के लिए माओ खेती की पैदावार बढ़ाना चाहता था। माओ को लगता था कि चीन अनाज का खूब निर्यात करेगा तो खूब पैसा आएगा, इससे चीन में उद्योग धंधों को बढ़ाया जा सकेगा। तो उस तानाशाह माओ ने इस अभियान को ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी विकास की लंबी छलांग नाम दे दिया। लेकिन माओ के इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में कई दिक्कतें आ रही थी। अब जैसे हर बड़े आदमी के आसपास सलाहकार और चाटुकारों की फौज होती है, चापलूसों की फौज होती है, वैसे ही फौज उस तानाशाह माओ के पास भी थी। उसे बताती रहती कि सर आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इन सलाहकारों या चापलूसों की फौज में से किसी ने माओ को चीन के 4 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में बताया कि बॉस, हमको अगर ग्रेट लीप फॉरवर्ड जाना है, बहुत तरक्की करनी है, तो इन 4 दुश्मनों से बचना होगा। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 4 दुश्मन कौन हो। 4 दुश्मन कोई देश या कोई इंसान नहीं थे। चीन के 4 दुश्मन जो बताए गए उस जमाने में माओ को, वो क्या बताया गया पता है? चूहा, मच्छर, मक्खी और चौथा गोरैया। किसी ने दिमाग में भर दिया कि सर ये 4 हमारे दुश्मन हैं, 1 2 3 4, और ये 4 दुश्मन से जब तक हम आजादी नहीं पाएंगे तब तक चीन आगे नहीं बढ़ पाएगा। माओ को यह बताया गया कि उसके सपने और चीन की तरक्की के बीच ये 4 दुश्मन खड़े हैं, इन्हें निपटा दीजिए, कृपा यहीं रुकी हुई है, कृपा बरसने लगेगी। माओ को यह बताया गया कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है तो मच्छर मरवा दीजिए, चूहे से प्लेग फैल रहा है तो चूहा मरवा दीजिए, मक्खियों को खत्म करने को सफाई के अभियान से जोड़ दिया गया। इन तीनों का शिकार तो एक हद तक कुछ लोग सही भी मान सकते हैं, लेकिन गोरैया क्यों भाई? इसके पीछे माओ के सलाहकारों ने तर्क दिया कि देश का करीब 30% अनाज गोरैया खा जाती है। इतने में तो चीन की आधी आबादी का पेट भर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट पेश की गई कि गोरैया साल भर में करीब 4 किलो अनाज खाती है। फिर अनुमान माओ को गुणा गणित ये सब करके बता दिया गया कि 10 लाख गोरैया को खत्म करने से 60,000 लोगों के खाने भर का अनाज बचा ले। और तानाशाह माओ को लगा कि अरे बॉस, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तो उसने कहा कि 4 को मार दो। 4 पेस्ट कैंपेन शुरू कर दिया। इसे ग्रेट स्पैरो कैंपेन और किल स्पैरो कैंपेन भी नाम दिया गया। लेकिन उन स्पैरोज को मारने के बाद क्या हुआ यह भी आपको जानना चाहिए। लेकिन माओ के दौर में जो कहा जाता है कि कितना मारा गया, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स है, और उन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह दावा किया जाता है कि उस दौर में जब यह कहा गया कि इन 4 को मारिए, उस दौर में क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 150 करोड़ चूहे मारे गए। 150 करोड़ चूहे मार दिए इन लोगों ने चीन के अंदर उस दौर में, ये रिपोर्ट्स का दावा है। 100 करोड़ गोरैया मारी। 100 करोड़ गोरैया बॉस, अपने आप में 1.25 करोड़ किलो इतने मच्छर मार दिए चीन में। ये तानाशाही की सनक इसको कहते हैं बॉस। पूरा देश मक्खी मच्छर गोरैया मार रहा है। अब माओ के इशारे पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने गोरैया का खात्मा तो कर दिया, लेकिन इस पाप की कीमत चीन के लोगों को चुकानी पड़ी। साल 1959 आते आते इस अभियान के खौफनाक नतीजे सामने आने लगे।
दरअसल माओ के सलाहकारों ने यह माओ को बताया था कि गौरैया अनाज खा जाती है, लेकिन भाई लोगों ने यह नहीं बताया माओ को, तानाशाह को, कि गौरैया उन कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है जो फसल को बर्बाद करते हैं। और इस तानाशाह ने अपना दिमाग लगाया नहीं। साल 1959 में चीन की एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिक जोक्सी और जेन जुआक्सिन ने कुछ गौरैया का पोस्टमार्टम किया। उनकी रिपोर्ट ने माओ समेत पूरे चीन को हिला दिया। इन वैज्ञानिकों ने गौरैया का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि गौरैया के पेट में 3 हिस्सों में खतरनाक कीड़े थे। ये कीड़े फसलों को बर्बाद करते और इंसानों को बीमार। गौरैया इन्हें खाकर लोगों का भला कर रही थी। गौरैया के पेट के सिर्फ 1 हिस्से में अनाज मिला, 3 हिस्से में वो कीड़े थे जो लोगों के लिए, फसल के लिए नुकसानदेह थे। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस की सिफारिश पर माओ को साल 1958 की शुरुआत में शुरू किए गए 4 पेस्ट्स कैंपेन रोकना पड़ा। 1959 के अंत में रोकना पड़ गया इसको, और इस अभियान से गौरैया का नाम हटाया गया, यानी गौरैया को मारने पर रोक लग गई और गौरैया की जगह खटमल को जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, माओ ने भूल सुधार के लिए सोवियत संघ से 2.5 लाख गौरैया की खेप मंगवाई। इसको कहते हैं तानाशाह और इसको कहते हैं मूर्ख तानाशाह, कि पहले गौरैया मारी बिना दिमाग लगाए, बिना जाने समझे, और उसके बाद सोवियत संघ से कहा कि भैया हमको गौरैया दे दो, हमारी खेत बर्बाद हो रहे हैं। इनके प्रजनन, संरक्षण और विकास पर जोर दिया गया ताकि गौरैया टिड्डियों को बड़ा होने से पहले खाकर फसलों को बचाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तरीके से जिसको कार्मिक साइकिल कह लीजिए, कर्म, गौरैयाओं ने अपना बदला भी लिया। एक तरीके से गौरैया के खात्मे का असर यह हुआ कि चीन में कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ गई जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन फसलों पर असली धावा टिड्डियों ने बोला, जिन्होंने चीन में पहले से चल रहे खाद्यान्न संकट को और बढ़ा दिया। फसलों पर टिड्डे और कीड़े टूट पड़े। चीन में कृषि पैदावार आधी से भी कम हो गई। 1958 से 1960 के बीच चीन ने कई बाढ़ों का सामना किया, और जब अब गौरैया के न होने से बची खुची फसल कीड़े और टिड्डे चर गए। अनाज की कमी से चीन में लोग भूखे मरने लगे। जो लोग गौरैया को मार रहे थे, आज वो खुद मरने लगे भूख से। जो लोग गौरैया को उड़ा रहे थे कि उड़ते उड़ते थक कर भूख से मर जाओ, आज वो खुद भूख से मरने लगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से जो भी कामयाबी हासिल हुई थी, उसे ग्रेट चाइनीज फेमाइन ने तबाह कर दिया। चीन में लाखों करोड़ों लोग अकाल में भूख से तड़प कर मर गए। अनुमान के मुताबिक 1958 से 1961 के बीच करीब 4.5 करोड़ लोग माओ की गलत नीतियों की वजह से भूखमरी का शिकार हुए। माओ की सबसे बड़ी गलती को बयां करते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इतिहास प्रकृति के विनाश की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन 1958 में चीन में जो हुआ उसकी तुलना कम से ही की जा सकती है। प्यारी चिड़िया गौरैया का खात्मा चीन में अकाल की कई प्रमुख वजहों में से एक था, क्योंकि चीन में सिर्फ गौरैया नहीं, गौरैया के साथ ऐसे कई पक्षियों की भी जान गई जो गौरैया से ज्यादा कीड़े खाती थी। कुछ साल पहले चीन के पर्यावरण कार्यकर्ता डाई किंग ने लिखा था कि माओ को जानवरों के बारे में कुछ पता ही नहीं था बॉस। ना ही वो अपनी योजना पर चर्चा करना चाहते थे और ना ही विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहते थे। इसको कहते हैं तानाशाह। उन्होंने बस ये तय कर लिया था कि इन 4 प्रजातियों को खत्म करना है, कर दिया। और उन 4 प्रजातियों में से एक की वजह से कितने लोग मरे। तानाशाहों की और कहानियां भी आपको बताना चाहता हूं। हैती नाम का एक देश है, वहां पर एक तानाशाह हुआ था, फ्रैंकोइस ड्रेवेलियर। यह हैती में 1957 से 1971 तक 14 साल राष्ट्रपति रहा। इसने क्या किया वो भी सुनिए। फ्रैंकोइस ड्रेवेलियर ने हैती के सभी काले कुत्तों को मारने का ऑर्डर दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानता था कि उसके राजनीतिक दुश्मन क्लेमेंट बारबोट के पास ऐसी शक्ति है कि वो काला कुत्ता बनकर ड्रेवेलियर को मार सकता था। इसको कहते हैं तानाशाह, इसको कहते हैं सनक। फ्रैंकोइस ड्रेवेलियर की 6 बार हत्या की कोशिश हो चुकी थी और उसका राजनीतिक दुश्मन क्लेमेंट बारबोट उसकी जान के पीछे पड़ा था। ड्रेवेलियर को किसी तरह से बारबोट को खत्म करना था, लेकिन बारबोट के बारे में हैती में कहा जाता था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसके पास काला कुत्ता बनकर भाग जाने की शक्ति थी। इसलिए ड्रेवेलियर ने काले कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। ड्रेवेलियर को जादू टोने पर बहुत भरोसा था। ड्रेवेलियर का दावा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लेकर उसने जादू टोना करवाया था या हुई थी। इसी तरह से युगांडा में 70 के दशक में एक तानाशाह हुआ था, ईदी अमीन। इसके युगांडा में 8 साल राज करने की बातें हैं। ईदी अमीन ने युगांडा की सत्ता पर कब्जा करते ही
सारे एशियाई लोगों को 90 दिन के अंदर देश से निकलने के लिए कह दिया। इनमें काफी संख्या युगांडा में रहने वाले भारतीयों की भी थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ईदी अमीन ने 8 साल के राज में 1 लाख से 5 लाख लोग मरवा दिए थे। एक बार उसने युगांडा के 4000 दिव्यांग लोगों को नील नदी में मगरमच्छों को खाने के लिए छोड़ दिया कि खाओ इनको, ये दिव्यांग है, ये किसी काम के नहीं। इसको कहते हैं तानाशाह। ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने फ्रिज में इंसानों के कटे हुए सिर रखता था। उसने खुद भी माना था कि वो इंसानों का मांस खाता था। आधिकारिक तौर पर ईदी अमीन की 6 बीवियां थीं और 43 बच्चे थे, लेकिन कहा जाता है कि उसके 30 से ज्यादा महिलाओं से संबंध थे और 60 से ज्यादा बच्चे थे। इसलिए वो खुद को बिग डैडी के नाम से बुलाए जाने के लिए कहता था। युगांडा में ईदी अमीन 8 साल राज करने के बाद लीबिया भाग गया। वहां से वो सऊदी अरब पहुंच गया, जहां उसे शरण मिल गई। 2003 में सऊदी अरब में ईदी अमीन की मौत हो गई। इसी तरह से तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति था नियाजोव, जिसने 1990 से लेकर 2006 तक मरते दम तक तुर्कमेनिस्तान में राज किया। नियाजोव ने तुर्कमेनिस्तान में 99 करोड़ रुपए का अपना गोल्ड का ऐसा स्टैच्यू लगवाया जो सूर्य के घूमने के साथ साथ घूमता रहता था, क्योंकि उसका आदेश था कि स्टैच्यू में उसका चेहरा सूर्य की तरफ ही रहना चाहिए। मतलब सूरज घूम रहा है, ढल रहा है, तो वैसे वैसे घूमते रहना चाहिए उसका स्टैच्यू। नियाजोव ने तुर्कमेनिस्तान में शहरों कस्बों के अलावा जनवरी के महीने का नाम भी बदलकर अपने नाम पर रखवा दिया। अप्रैल महीने का नाम नियाजोव ने अपनी मां के नाम पर रख दिया। महीनों का नाम अपने परिवार पर रख दिया। नियाजोव ने तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत से सारे कुत्तों को निकलवा दिया था, क्योंकि उसे कुत्तों से दुर्गंध आती थी। तो यह तानाशाही क्या होती है, मूर्ख तानाशाही क्या होती है, यह आपको थोड़े से उदाहरण बता रहा हूं। तो अगली बार आपको कोई कहे कि भारत में फांसीवाद है, तानाशाही की सरकार है, तो उनको बोलिएगा चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। तानाशाह किसको कहते हैं समझना हो तो पाठशाला का एपिसोड देख। बाकी तो रिपोर्ट और खबरें आ ही रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला है। पाठशाला में अब दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी का चैप्टर, जहां पूरे 64 साल बाद मंदिर पर सोने की परत लगाई जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के पास अथाह सोना है, लेकिन इसके बाद भी उसे सोने को टच नहीं किया जाएगा। तो सवाल यह कि इतना सोना कहां से आएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुनकर मन में श्रद्धा और दिमाग में ढेर सारा सोना चांदी दिखाई देने लगता है, क्योंकि यह मंदिर दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में से एक, जहां हर साल करोड़ों लोग दान के रूप में अरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस चढ़ावे में कैश होता है, सोना चांदी हीरे सब है बहुत, और दूसरी कीमती चीजें भी हैं जो लोग दान कर देते हैं। मंदिर से जुड़ी इन सारी बातों के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इस बार मंदिर कमेटी ने तय किया है कि मंदिर के मुख्य हिस्से पर सोने की प्लेट फिर से लगाई जाए, और यह काम करीब बहुत साल पहले हुआ और पिछले 14 साल से अटका हुआ, लेकिन अब एक बार फिर इसकी शुरुआत होने जा रही है। पहले आपको मंदिर का वो हिस्सा दिखा देता हूं जहां यह सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू होगा। यह मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह का ऊपरी हिस्सा है, जो आप चमकता हुआ हिस्सा देख रहे हैं। वो हिस्सा आप इसमें जो देख रहे हैं चमकता हुआ, वहीं पर सोना चढ़ना, जिसे आनंद निलयम कहा जाता है। इसी शिखर के नीचे भगवान वेंकटेश्वर यानी भगवान तिरुपति विराजमान। आनंद निलयम आपको दिखने में कुछ छोटा लग रहा होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई 37.8 फीट और चौड़ाई 27.8 फीट, यानी यह शिखर करीब 4 मंजिल ऊंचा है, और इस पूरे हिस्से पर सोने की परत लगाई जाएगी। अब इतना बड़ा हम यहां स्टूडियो के अंदर आपको ग्राफिक्स में ना दिखा रहे हैं, इतना 4 मंजिला ऊपर बनाएंगे तो ऊपर देखिएगा क्या। यह समझाने के लिए इस काम में करीब 125 किलो सोने की जरूरत पड़ेगी, और आज की तारीख में 1 किलो सोने की कीमत जो है, उस हिसाब से अगर इसकी लागत देखने जाइएगा तो 80 से 100 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगी। आनंद निलयम पर सोने की परत चढ़ाने में करीब 6 से 8 महीने का समय लगेगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कमेटी के मुताबिक मौसम की वजह से आनंद निलयम पर लगे सोने की चमक फीकी पड़ गई थी, इसलिए यह बदलाव किया जा रहा है। वैसे तिरुपति मंदिर के पास सैकड़ों टन सोना मौजूद है, बैंकों की तिजोरियों में रखा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उस सोने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके लिए दूसरे सोने के भंडार की व्यवस्था की गई।
इस दूसरे तरह के सोने की व्यवस्था करने में 14 साल का लंबा समय लग गया। इसके पीछे बहुत विवाद भी हुआ, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। आज आपको इससे जुड़ा किस्सा भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मंदिर के मुख्य हिस्से आनंद निलयम के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। आनंद निलयम का अर्थ होता है आनंद देने वाला घर। भगवान तिरुपति को सुख, समृद्धि और आनंद प्रदान करने वाला भगवान माना जाता है। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों में इस तरह के आकार के शिखर बनाए जाते हैं और यह भारतीय शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। इसमें बहुत बारीक नक्काशी होती है, सोने से जुड़ा कार्य किया जाता है। आनंद निलयम के 3 हिस्से हैं, जिसे विमना कहा जाता है। इसके नीचे के 2 हिस्से आयताकार हैं और ऊपरी हिस्सा गोलाकार है, जिसे श्री चक्रम कहते हैं। इस पूरे शिखर को विमानन कहा जाता है। देश में कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन पर इसी तरह की आकृति बनाई गई है और उन पर सोना लगाया गया। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा के शिखर पर आप ऐसा देख सकते हैं। तिरुपति मंदिर में आनंद निलयम पर पहली बार सोने की परत 829 ईस्वी में पल्लव के राजा विजय दंती वर्मन ने करवाई। इसके बाद 1262 में एक बार फिर सोने का काम करवाया गया। आज जो आनंद निलयम पर सोने की नक्काशी दिखाई दे रही है, उसे 1518 में डिजाइन किया गया था। इसके बाद साल दर साल 1630 के आसपास कई बार सोना लगाया गया। साल 1950 में भी सोना लगाने का काम शुरू हुआ, जो 1958 तक चला। इन 8 सालों में मंदिर पर करीब 120 किलो सोने की परत लगाई। अब तक आनंद निलयम पर 7 बार सोने की परत चढ़ाई गई और अब 8वीं बार लगाए जाने की तैयारी चल रही है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मंदिर की छत पर बने इस तरह के शिखर पर इतना खर्च करने की जरूरत क्या है, वो भी 125 किलो सोना लगाने की क्या जरूरत है, पूछ सकते हैं लोग। आज आपको इसके पीछे हिंदू मान्यता के बारे में भी बता देता हूं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम, यानी मंदिर के शिखर दर्शन करने से ही पापों का नाश होता है। यदि आप मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो मंदिर के शिखर दर्शन करने से भी पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए मंदिर के शिखर ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि दूर से ही दर्शन दिख जाए। इसी मान्यता के आधार पर तिरुपति बालाजी के मंदिर में बने आनंद निलयम पर सोना लगाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे लंबा विवाद रहा और अब उस विवाद के बारे में आपको बताता हूं। तिरुपति मंदिर पर पिछले 14 साल से सोना लगाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि मंदिर के पास पहले से कई टन सोना मौजूद था, लेकिन इसके लिए एक अलग प्रोजेक्ट तैयार किया। साल 2008 में मंदिर कमेटी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर के शिखर पर सोना लगाने के लिए एक अलग से आनंद निलयम अनंत स्वर्णयम प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए मंदिर कमेटी ने 100 करोड़ रुपए के दान का लक्ष्य किया और मंदिर से जुड़े पुराने दानदाताओं को इसके बारे में बताया कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं। इसके बाद आपको पता है कितना दान आया? 83 लोगों ने ही 94.8 किलो सोना दान कर दिया। मात्र 83 लोगों ने कर दिया। 187 लोगों ने 12.86 करोड़ रुपए का कैश दान कर दिया। मतलब 12 करोड़ रुपए 187 लोगों ने दे दिया। लेकिन इस दौरान प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए साल 2010 में एक पीआईएल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में लगा दी गई। अच्छा, इसमें कहा क्या गया कि जब मंदिर कमेटी के पास पहले से बहुत सोना है तो जनता से दान क्यों मांग रहे हैं भाई? इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दलील को सही माना और 2011 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को दान में लिया गया सोना और कैश वापस करने का आदेश दिया। मंदिर कमेटी ने दानदाताओं को सूचना दे दी कि अपना दान वापस ले लीजिए या मंदिर के दूसरे ट्रस्ट में जमा करवा दीजिए, जहां आमतौर पर दान लिया जाता है। इसके भी नहीं लिया। अब कैश देने वाले दानदाताओं के बारे में सुनिए। 183 लोगों ने, इन्होंने कितना कैश दान दिया था? अभी आपको बताया था मैंने, 12 करोड़ 86 लाख रुपया इन्होंने दान दिया। जब कोर्ट का फैसला आ गया, कहा गया कि भाई वापस ले लीजिए आप दान, तो इसमें से 183 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ने वापस लिया। एक ने वापस लिया अपना दान, और कितना वापस लिया? मात्र 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपया वापस हुआ, बाकी 11 करोड़ 86 लाख रुपया लोगों ने वापस ही नहीं लिया। यानी पिछले 12 साल से यह सोना और पैसा मंदिर के पास है।
अब जाकर इस दान का उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। यह तो हुई मंदिर के शिखर पर सोना लगाने की बात, लेकिन आमतौर पर तिरुपति मंदिर में रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि तिरुपति मंदिर में दान करने से पुण्य मिलता है, और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तिरुपति मंदिर के धनवान होने से जुड़े कुछ आंकड़े बताता हूं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के पास 10,258 किलो सोना है। 10,000 किलो सोना है मंदिर के पास। कैश है 15,938 करोड़ रुपए, और यह बैंकों में जमा है। कोरोना काल के बावजूद पिछले 3 साल में लोगों ने 3,000 किलो सोने का दान किया। 2019 में मंदिर के पास करीब 7,340 किलो सोने का भंडार था। मंदिर को सोने के ब्याज में करीब 100 किलो से ज्यादा सोना हर साल मिल जाता है। दूसरी संपत्तियों को मिलाकर मंदिर की कुल संपत्ति की बात की जाए तो यह करीब 1,30,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। अगर मंदिर की मासिक आय निकाली जाए तो 200 से 220 करोड़ रुपए तो दान में आ जाते हैं। इस मंदिर में हर दिन 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु आते हैं। जबकि सालाना ब्रह्मोत्सव और त्योहार हो गए तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर रोजाना 4 से 5 लाख हो जाती है। यहां आकर लोग चढ़ावे में सोना, चांदी, कैश, जमीन के कागज सब चढ़ाते हैं। कंपनी के शेयर तक दान कर देते हैं। अब जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं तो इनकी व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के लिए एक 81 सदस्यीय कमेटी बनाई। अब लाखों लोग रोज आएंगे तो उनको मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो 81 सदस्यों की कमेटी है जो पूरा मैनेजमेंट जो है वो देख रही है। 14,000 कर्मचारी हैं। 14,000 कर्मचारी। अब इससे कम में कैसे काम चलेगा? जब लाखों लोग रोज आएंगे, पूरा मैनेज करना है, तो 14,000 कर्मचारी। 115 करोड़ रुपए का पेंशन फंड है। जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन भी मिलता है, तो 115 करोड़ रुपए तो खाली पेंशन में चला जाता है। और 81 सदस्य होने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से भी बड़ा सदस्य मंडल। पीएम मोदी समेत केंद्रीय कैबिनेट में 76 लोग हैं और यहां 81 सदस्यों की कमेटी है। अब सवाल यह है कि जब तिरुपति मंदिर पहले से ही इतना धनवान है तो लोगों से इतना दान क्यों लिया जाता है? इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि मुख्य मंदिर की मूर्ति में भगवान विष्णु के रूप में भगवान वेंकटेश्वर और मां लक्ष्मी के रूप में मां पद्मावती एक साथ विराजमान। सोने के दान के पीछे एक पौराणिक कहानी कि एक बार लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु नाराज हो गए और पृथ्वी लोक पर आ गई और पद्मावती के रूप में जन्म लिया उन्होंने। लक्ष्मी जी की खोज में विष्णु जी भी श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी लोक पर आ गए। एक लंबे घटनाक्रम के बाद दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। भगवान श्रीनिवास ने विवाह का खर्च उठाने के लिए कुबेर से लोन लिया, लेकिन शर्त यह थी कि वो मूलधन के साथ इसका ब्याज भी चुकाएं, जिसकी जिम्मेदारी उनके भक्तों की हो। इसलिए भगवान के भक्त ब्याज के रूप में आज भी रुपया, सोना और दूसरी कीमती चीजें चढ़ाते हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान के लोन की किस्त चुकाने का ये जो मौका उन्हें मिलता है, इससे पुण्य मिलता है। इसलिए तिरुपति मंदिर में हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। वैसे लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और इच्छाएं हैं, इसलिए यह प्रथा सालों से चली आ रही है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इसी चढ़ावे से इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, जिससे लाखों लोगों के रोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए हमें लगा कि ये उस मंदिर की कहानी आपको बतानी चाहिए जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उसके बारे में अक्सर चर्चा होती है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8:50 पर। अटेंडेंस सही समय पे लगेगी तो सही समय पर आ जाइएगा। नमस्कार।